नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी। सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज राहुल जी का दिन है। वैसे राहुल गांधी जी आज लोकसभा में बोले हैं और उसके बाद कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर दी। खुद राहुल गांधी ने ही एक तो उन्होंने चेयर से ये कहा कि आप भले हम जगदम्बिका पाल जी बैठे थे क्योंकि स्पीकर साहब नहीं जा रहे नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, तो ओम बिरला जी की जगह जगदम्बिका पाल बैठे थे। उनको देख करके उन्होंने कहा कि आप पहले हमारी ही पार्टी में थे, इसलिए आज मैं आपको रियायत दे देता हूं, आज मैं ज्यादा अग्रेसिव नहीं होऊंगा। फिर वो बाहर निकले, जब तो बाहर निकल के दो मंत्री मीडिया से बात करे तो मंत्री की बाह पकड़ ली, चलिए हम भी साथ में खड़े होंगे, साथ में बात करते हैं। मतलब एक थोड़ा, क्या मेरे पास शब्द नहीं है सर, मतलब लगा नहीं कि कोई एलओपी जैसी शख्सियत का व्यवहार था वो, जैसा वो किया उन्होंने। अक्सर राहुल जी ऐसा कर देते हैं। पहले तो इसी पर बात कर लें सर, जो मतलब उनका बिहेवियर है। देखिए, मैं बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन मैंने जो संसदीय परंपरा में या जो रिपोर्टिंग भी की और उसके बाद जो मैंने संसद में देखा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता विपक्ष ने इस तरह की मर्यादा की सीमा रेखा लांघी है। सौरभ जी, आप याद करिए, मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है कि जिस प्रकार से वो संसद के बाहर टहलते रहते टी शर्ट और जीन्स में, और जिस प्रकार से उस दिन बिट्टू को पकड़ लिया उन्होंने, ट्रेटर, मेरा दोस्त, मेरे वापस आओगे, आई नो यू विल कम बैक वन डे। आज जगदम्बिका पाल के साथ उसी का एक्सटेंशन के तौर पर मैं देखता हूँ। ये एक कुंठा को दर्शाता है दरअसल, कि आप हमको छोड़ के गए। बार बार राहुल जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो छोड़ के चले जा रहे हैं उनके बिछड़े सभी बारी बारी, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सब गए। तो उनको लगता है ये जो बातें उनकी आलोचना होती है ना, ये कहीं उनके अवचेतन मन में चलता रहता है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो यही उनसे ये सब चीज़ें करवाता है। अब आज जिस प्रकार से मंत्री की बाह पकड़ लिया आपने, वो बाइट दे रहे थे, मर्यादा ये कहती कि आप वहाँ उनको पूरी बात अपनी कहने देते, आप आ गए मंत्री को पकड़ के खींचने लग गए। प्रहलाद जोशी जैसा शांत आदमी, वो कभी विवादों में नहीं पड़ते। अश्विनी वैष्णव एकदम शांत रहते हैं, चाहे एग्रेसिव मंत्री भी, मैं कहता हूँ निशिकांत दुबे ही होते तब भी आपको नहीं जाना वो गए, वो हंसी मजाक करने, मस्खरी करने ही गए थे। अरे सर, तो वो कोई गंभीर काम करने गए नहीं थे। वो कोई अंग्रेजी का एक शब्द आज हरदीप पुरी ने उपयोग किया उनके लिए, मैं भूल गया। बफूनरी, जो मस्खरापन जिसको कहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है सर। और मैं मतलब मुझे तो याद पड़ता है, मैं कई बार इसको बोलता भी हूँ कि राहुल जी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के मास्टर हैं। वो ना कोई लॉजिक होगा, कुछ भी, मतलब उनके किसी काम में कोई लॉजिक नहीं होता है भाई। आज मैं किसी को सुन रहा था कि उन्होंने कभी शायद लोकसभा के अध्यक्ष को यार कह दिया बोलते बोलते। ये क्या मर्यादा है? संसदीय मर्यादा और परंपरा की आप बात करते हैं ना, आप संसदीय मर्यादा मानते हैं ना नियम कानून मानते हैं। तो फिर तो वही मेरी पुरानी बात याद आती है ना कि मेरा वचन ही शासन है और जब तक मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। नहीं, ये तो झलकता है, अब तो झलकने लगा बड़ा क्लियरली, जैसे बिट्टू जी के साथ जो हुआ या आज जो हुआ, कि भाई मतलब मंत्री होंगे सांसद हो। मैं तो उस परिवार से आता हूं ना, मैं उस परंपरा से आता हूं जहां तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर की गोद में खेल के बड़ा हुआ हूं ना। मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर, मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर, दादी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो सेंस ऑफ क्या कहते हैं ना, विशेष होने का जो सेंस होता है, वही इन पर हावी हो गया। सर, जब इनके लिए कोई कुछ कह देता है सत्ता पक्ष से, तो कांग्रेस के लोग बहुत बुरा मानते हैं और फिर वो पलट के कहते हैं आप समझते क्या हैं, ही इज द लीडर ऑफ एंटायर ऑपोजिशन। अगर आप 300 सांसद लगभग विपक्ष में हैं, 248 कुछ हैं, 250 कह लीजिए, अगर आप उन सबके नेता हैं तो फिर आचरण वैसा होना चाहिए ना। अगर हैं तो मतलब जो दिखता है INDIA गठबंधन में कि ममता बनर्जी अलग चली गई, अखिलेश जी का स्टैंड भी बहुत क्लियर नहीं है, तो फिर भी 200 के भी अगर नेता हैं, वो मैं तो कहता हूं 99 के भी नेता हैं और अपने भी हैं और LOP हैं। जब आप बड़े शान से कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि LOP हैं, LOP की शान में गुस्ताखी कर दी, तो वेस्ट मिनिस्टर का जो मॉडल है उसमें उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखा गया और हमारे संवैधानिक पद नहीं है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि LOP की कुछ मर्यादाएं संसदीय परंपरा में तय की गई हैं। राहुल जी उन मर्यादाओं को बिल्कुल नहीं मानते। एक होता है एक मैनेजमेंट का टर्म है सौरभ जी, डिसरप्टर, और एक होता है डिस्ट्रक्टर। तो मुझे लगता है राहुल जी डिसरप्टर नहीं है। डिसरप्टर
डिसरप्टर तो एक पॉजिटिव सेंस में माना जाता है, जैसे कि पेटीएम और इस तरह डिजिटल इकोनॉमी आई तो उसने डिसरप्ट किया सिस्टम को। एक होता है जो डिस्ट्रक्टर, तो राहुल गांधी थोड़े थोड़े डिस्ट्रक्टर की तरफ ज्यादा दिखाई देते थोड़ी हैं। टेक्निकल बात आपसे पूछ लूं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन सरकार लेके आई है, किरण रिजिजू ने मूव किया है वो, खासकर उन्होंने हरदीप पुरी पर जो एप्स्टाइन फाइल में नाम होने के आरोप लगा, हरदीप पुरी ने उसका जवाब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है, उसको प्लीज सुनिएगा आप भी। क्या होगा इसमें आगे, प्रक्रिया क्या है? इसमें प्रक्रिया है कि विशेषाधिकार की नोटिस अगर स्वीकार हो जाती है और उसके बाद अगर उस पर बहस हो जाती है और वो स्वीकार कर लिया जाता है तो 3 ऑप्शन हैं। पहला कि उनको संसद में रिप्रामाइंड किया जाएगा, मतलब कि उनको फटकार लगाई जाएगी, संसद में सदन में खड़े करके फटकारा जाएगा। अगर और गंभीर मामला हो गया तो उनकी संसद की सदस्यता लोकसभा की जा सकती है, और गंभीर मामला हुआ तो उनको जेल भी भेजा जा सकता है। और एक बात और इसमें है सौरभ जी, जहां तक मैं अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर बोल रहा हूं, इसको किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये बड़ा गंभीर इसके फैसला ये स्पीकर का है या हाउस का होगा? हाउस का होगा। ओके, स्पीकर एक्शन क्या लेना है हाउस तय करेगा। हाउस तय करेगी, और इसमें किसी अदालत में आप चुनौती नहीं दे सकते। अगर आपकी सदस्यता चली गई तो चली गई, आप ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से इसको ले सकते, क्योंकि ये संसद के अंदर घटित हो रहा है और संसद में जो कुछ भी होता है उसका सुप्रीम लोकसभा का स्पीकर होता है, और लोकसभा के स्पीकर से इनके रिश्ते जग जाहिर हैं। क्योंकि जो पुराना मामला हुआ था, जो एक समुदाय के बारे में उन्होंने टिप्पणी कर दी थी और उस पर इनकी सदस्यता चली गई थी, वो तो रिप्राइव मिल गया था फिर इनको सुप्रीम कोर्ट से, वो तो बहाल हो गई थी सदस्यता। यहाँ वो मामला यहाँ गई तो फिर चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। इसको मुझे लगता है कि किसी भी अदालत में, जहां तक मुझे याद है कि किसी भी अदालत में इस फैसले को विशेषाधिकार हनन अगर साबित हो जाता है किसी सदस्य का, तो किसी अदालत में उसको चुनौती। अब दूसरा मामला जिसमें राहुल गांधी के लिए मुश्किलें हैं, वो हमने चर्चा उस पर की थी, वो है नरवणे साहब एक्स आर्मी चीफ की किताब का मामला। क्योंकि राहुल गांधी ने क्लेम किया कि उनके पास वो किताब है, किताब उन्होंने खूब लहराई भी, उसमें से पन्ने पलट के कोट भी किया उन्होंने। तो अब राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई, ये इसकी जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शुरू की थी कि ये जिस बात किताब को अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला केंद्र सरकार से, उसकी प्रतियां कैसे या एक्सर्प्ट्स उसके हिस्से कैसे पब्लिसाइज हो गए और किस किस के पास पहुंचे। उसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि उसमें दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा जो है वो जोड़ दी है। ये भी राहुल गांधी के लिए परेशान करने वाली बात है। देखिए, अभी जैसे जैसे इसका इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो दिल्ली पुलिस ने इस पर मुझे लगता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसको OSA 1923 कहते हैं, वो इन्वोक नहीं किया है। अभी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और लीक होने की जांच कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, प्रकाशक को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि डिजिटल फुटप्रिंट मिटाया नहीं जा सकता। आपके यहाँ से अगर लीक हुआ है तो आपके यहाँ से किस व्हाट्सएप से लीक हुआ है वो भी पता चल जाएगा। तो ये सब बड़ी दिक्कतें हैं, बढ़ने वाली हैं मुसीबत, क्योंकि आने वाले दिनों में ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तक जाएगा। क्योंकि बार बार राहुल गांधी एक पत्रिका के हवाले से कह रहे थे, जिसमें एक ने लेख लिखा है, उसमें नरवणे को उद्धृत किया है, एक्सरप्ट नहीं है, कैरावन मैगजीन। हाँ, कैरावन मैगजीन में उसमें भी ये कहा गया कि एक्सरप्ट छपा है, वो एक्सरप्ट नहीं है, वो एक लेखक ने लिखा और उसमें कुछ कोट किया, एक लेख है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल जी की मुसीबत इसलिए बढ़ने वाली है कि अगर इसमें दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने OSA 1923 इन्वोक कर दिया और ये लगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को फैलाने में और सार्वजनिक करने में तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमान राहुल गांधी की भूमिका है, क्योंकि वो संसद में लहराते हुए देखे गए। उन्होंने बार बार संसद के पटल पे कहा, जो संसद के रिकॉर्ड में है लोकसभा के, कि ये मुझे इस मैगजीन में छपा है, इसमें प्रकाशित हुआ है, मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें अगर सामने आती हैं तो मुसीबत उनकी बढ़ सकती है। एक चीज रह गई, जो स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन 118 सांसदों ने मूव किया है, उसकी वजह से ही आज हाउस में नहीं आए थे ओम बिरला जी। हाँ, तो इसमें अभी आगे क्या बचा है होने के लिए? उसमें तो कुछ खास मुझे लगता है कि उसमें प्रक्रिया ये कहता है कि 90 और 96 और बिजनेस रूल, जो हाउस का बिजनेस रूल है वो 200 है उसमें, तो उसके हिसाब से 50 मिनिमम सांसद नोटिस दे सकते हैं। इसमें एक और दिलचस्प बात बताऊं आपके दर्शकों को कि उसमें कल जो नोटिस दिया गया उसमें 25 की डेट गलती से 3 जगह लिखा। आज खबर ये आ रही है कि ओम बिरला जी ने सेक्रेटरी जनरल से कहा कि इसको ठीक करा लो, नहीं तो टेक्निकल ग्राउंड पे ये अपने खिलाफ नोटिस करेक्ट करवाया। तो ये बड़ी मजेदार और बड़ी दिलचस्प बात है, और संसदीय परंपरा और मर्यादा हमारे देश में कैसी है इसको दिखाती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर उसमें वाकई 118 लोगों ने खुद दस्तखत किए हैं तो एक आदमी ने भी नोटिस नहीं किया कि पहले ही पन्ने पे 3 जगह 2025 लिखा है।
अब सर ये जिस गंभीरता और नेता की गंभीरता की हम लोग बात करते हैं, एक जगह नहीं लिखा है, 2 या 3 जगह, 3 जगह है, और हर पैरा के शुरुआत में ही तिथि मेंशन है। तो हो सकता है भाई, मतलब बड़े विद्वान लोग हैं, उनके पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं जिनके लाखों में फीस है भाई, बड़े ज्ञानी लोग हैं। सर एक आज की एक और खबर इसकी बात कर लें इस पर, क्योंकि बहुत रिएक्शन आ रहा है। एक बार फिर कुछ मुस्लिम नेताओं ने तो बोल ही दिया है, मुस्लिम समाज के अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी वो आगे वक्त बताएगा, कि वंदे मातरम को, राष्ट्रगीत को, उसके लिए नए दिशा निर्देश जो हैं जारी कर दिए गए हैं। मतलब अब सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया जाएगा, तो कितना गाया जाएगा? पहले केवल 2 पैराग्राफ गाए जाते थे, अब पूरा वंदे मातरम 6 पैराग्राफ का वो गाया जाएगा। ये 4 पैराग्राफ क्यों नहीं गाए गए, क्यों हटाए गए थे? ये आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में इसको लेकर के जब ऐतराज हुआ था तो तब ये तय हुआ कि 2 ही पैरा गाएंगे, क्योंकि बाद में देवी स्तुति वगैरह है। तो वो मुसलमानों ने उस वक्त कहा कि इस पर ये बोलने में हमको ऐतराज है, तो इसलिए पहले 2 स्टैंजा किए जाते। अब याद कीजिए जब ये 150 साल वंदे मातरम के कार्यक्रम हो रहा था संसद में, तो क्या कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने, इन्होंने तो वंदे मातरम को भी विभाजित कर दिया, केवल देश ही विभाजित नहीं किया। अब उसको पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, ऑफिशियल कार्यक्रमों में, स्कूलों में भी गाया जाएगा, सिनेमा हॉल्स में इसको नहीं गाया जाएगा। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये मतलब सबसे पहली बात तो ये जरूर इसको किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि कुछ लोग, विपक्ष के कुछ नेता और कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स इसको प्रधानमंत्री और बीजेपी की हेडलाइन मैनेजमेंट से जोड़ रहे हैं। उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 28 जनवरी का आदेश है, ये अभी नरवने का आदेश नहीं है। राइट। अब सार्वजनिक कब होता है इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात, इस गीत को लेकर जो हमारे स्वाभिमान का भी गीत था, हमारे स्वाधीनता आंदोलन का गीत था, ये 2 शब्द इसमें है, मंदिर और 2 जगह दुर्गा, जो उनके 3rd और 4th स्टैंजा में बाद में आता है, उसको लेकर मुसलमानों को आपत्ति थी। और इसकी बड़ी हिस्टोरिक लड़ाई हुई कि कैसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उस समय एक मुसलमान जहूरुद्दीन या कुछ नाम था उनका, वो उसके अध्यक्ष थे, वो उठ के चले गए कुर्सी से कि मुस्लिम होते हुए मैं नहीं गाऊंगा। उसके बाद बहुत विवाद चला, महात्मा गांधी ने फिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखा, टैगोर ने ये कहा कि 2 स्टैंजा गाने से भी इसकी आत्मा नहीं मरती है, लेकिन वो अगर पूरा गाया जाता, और वो फिर बहुत उसमें बहुत है, उसके लिए लोगों पर लाठियां चली, घायल भी हुए लोग। उसके बाद अब जब 1875 में ये पहली बार गीत सामने आया था और अरविंद घोष ने इसका अनुवाद किया था, तो महर्षि अरविंद के अनुवाद करने के बाद ये गीत चर्चित हुआ। आनंद मठ में ये उन जो उपन्यास है बंकिम बाबू का, उसमें पहली बार आया था। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने 150 साल के बाद ये निर्णय लिया है कि उसको हर सरकारी फंक्शन में 3 मिनट कुछ सेकंड का हो रहा है, 3 मिनट 10 सेकंड का हो रहा है। और जहां दोनों गीत गाए जाएंगे, मतलब पहले राष्ट्रगीत बजेगा, पहले वंदे मातरम, फिर जनगणना। हाँ, पहले राष्ट्रगीत फिर राष्ट्रगान। तो और जितने मतलब जो सरकारी, जैसे 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होगा या 26 जनवरी को झंडा फहराया जाएगा, उस समय वो पूरा प्रोटोकॉल जारी हो गया है उसका। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति फिर वंदे मातरम को लेकर गर्म होगी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय हमेशा से वंदे मातरम को लेकर एक उनको आशंकित, तो यही पूछने वाला था, इससे राष्ट्रभक्ति बढ़ेगी कि विवाद? मुझे लगता है राष्ट्रभक्ति बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हमें अपनी विरासत पे गर्व तो करना ही चाहिए। जब बंकिम बाबू ने ये लिखा था तब अनडिवाइडेड बंगाल की आबादी 7 करोड़ थी, और तब हम अंग्रेज से लड़ रहे थे। तब हम ये नहीं सोच के बंकिम बाबू लिख रहे थे। आनंद मठ हाल फिलहाल मैंने फिर पढ़ा, और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने मुस्लिम्स को टारगेट करके लिखा है या मुसलमानों को ऐसे करके लिखा है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि उस समय इतने बड़े बड़े लोगों ने, मतलब तुष्टीकरण की जड़ें कहां से कहां तक है, आप सोच नहीं सकते सौरभ जी। ये सिर्फ स्वाधीनता के बाद नहीं हुआ है, ये जब से लिबरल नेशनलिज्म नेहरू जी ने लागू किया इस देश में, तब से इस देश का जो विरासत की ओनरशिप थी ना, वो किसी ने नहीं ली। आनंद जी, फिर ये बात किसी और रोज। आज बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। भारत की खबर में आज इतना ही।